हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेवम जन सहयोग संस्थान यूपीएससी बैच 2024। आज हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक यूपीएससी जीएस 2 पेपर के लिए पॉलिटी एंड आईआर के पॉलिटी पार्ट के लिए लक्ष्मीकांत बुक को हम 25 मई से 25 जुलाई के बीच में मुख्य मुख्य पार्ट को कवर कर रहे हैं, जिसका ये चैप्टर 25 है। उच्चतम न्यायालय जो है संविधान के अंदर भाग 5 के अंदर है। भाग 5 के अंदर है सुप्रीम कोर्ट। तो भाग 5 जो है संविधान का, उसके अंदर जो 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 है वो आप एक बार देख लीजिए। उसमें है संघ। अध्याय 1 के अंदर है कार्यपालिका। जो संघ है उसकी जो अध्याय 1 है वो कार्यपालिका, उसके अंदर कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है। 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में है। और वैसे अगर उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ देखें तो 52 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में बताया गया है। भाग 5 के अध्याय फर्स्ट, संघ के अध्याय फर्स्ट कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसके बाद है मंत्रिपरिषद। 74 से 75 यह है भारत का महान्यायवादी। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद है सरकारी कार्य का संचालन। 77 से 78। इसके बाद है अध्याय 2 कार्यपालिका के बाद है अध्याय 2 संसद, जो कि 79 से लेके 88। फिर संसद के अधिकारी 89 से लेके 98। फिर कार्य संचालन 99 से 100। सदस्यों की निरर्थाएं 101 से लेके 104। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उनतियां 105, 106। विधायी प्रक्रिया 107 से लेकर 111। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 111 से लेकर 117। साधारणतः प्रक्रिया 118 से 122। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123। संघ की न्यायपालिका। तो अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका, जो जिसके अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका जिक्र संविधान के अंदर किया गया है। 147 पर लास्ट में है निर्वाचन। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। और स्टार्टिंग में जो है वो है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो ये है चैप्टर संघ की न्यायपालिका भाग 5 का अध्याय 4। अब आते हैं हम बुक की तरफ। जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसका चैप्टर 25 है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उसकी कुछ मुख्य मुख्य लाइनें हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बारे में जो लिखी हुई है उनको मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, कुछ एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा उससे। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन और राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जो हैं जिला न्यायालय, अन्य अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए तथा दूसरा राज्यों के लिए। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र एवं राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। वहाँ पर अमेरिका में, यद्यपि भारत भी अमेरिका की तरह संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि व न्याय की एक प्रणाली है, मतलब एक सिंगल सिस्टम है। भारत की उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया।
यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायपालिका का उत्तराधिकार था। मतलब जो अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन काल में 1 अक्टूबर 1937 को 85 वर्ष पहले भारत का संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासनकाल में। लेकिन भारत के शासनकाल में 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख रहे हैं कि भाग 5 है संविधान का। ये संविधान की पीडीएफ है, कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीज की गई कॉपी है। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीज की गई है। तो उसका जो भाग 5 है वो है संघ। उसका अध्याय के कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, फिर मंत्रिपरिषद है, फिर भारत का महान्यायवादी, सरकारी कार्य का संचालन। अध्याय 2 के अंदर संसद है और अध्याय 3 के अंदर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अध्याय 4 के अंदर संघ की न्यायपालिका है। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक क्या है? उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। तो हम देख लेते हैं किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस तरह हुई, उसका गठन किस तरह हुआ। अनुच्छेद 124 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124 के आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 125 के विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 124 से 147 तक हम पढ़ रहे हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। इसमें अनुच्छेद 124 में तो यही मान लो आप, स्थापना और गठन। इसके बाद डायरेक्ट 125 पे आते हैं, वेतन। 126 मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 133 सिविल विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 135 फेडरल न्यायालय की अधिकारिता, विद्यमान विधि के अधीन शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 137 निर्णयों या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। 140 उच्चतम न्यायालय की आनुशासनिक शक्तियाँ। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। 142 उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये काफी बार एग्जाम में ABCD के रूप में पूछा जाता है। यूपीएससी में शायद पिछले 25 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य किया जाना। 145 न्यायालय के नियम। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 निर्वाचन। तो ये है
124 से 147 तक अनुच्छेद, जिसमें भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका के अंदर इन अनुच्छेदों को लिखा गया है। तो और हम डिटेल में जानते हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। हम पढ़ रहे हैं, हम जो रिसोर्स यूज ले रहे हैं इस क्लास में वो है भारत के संविधान की कॉपी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की हुई, और एम लक्ष्मीकांत बुक की मुख्य पार्ट की रीडिंग, और हम गूगल की सहायता से भी समराइज करके आपको बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप कम समय में अधिकतम चीज़ें जान सकें और याद रख सकें, और ऑथोराइज्ड सोर्स से ही आपको जानकारी दी जाए। उच्चतम न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 के अंदर है। इसमें लिखा हुआ है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या भेद नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायालयों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 124 के में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। 6(2) के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तीन, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए तभी अर्हता होगा जब तक भारत का नागरिक है। किसी उच्च न्यायालय का या तो ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों पर लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। न्यायालय की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। स्पष्टीकरण 1, ये छोटे छोटे स्पष्टीकरण हैं को आप देख लेना। मैं मेन पॉइंट पढ़ रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी पत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। 5, संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। 6, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची